सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया नई दिल्ली से आज एक नया कार्यक्रम हमारे सभी दर्शकों के लिए लेकर आया हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब इस कार्यक्रम के अंदर माननीय श्री गुरदीप सिंह जी आए और अपने विचार रखें। काफी सारे कार्यक्रम मैंने गुरदीप सिंह जी के साथ किए, जिनको कि आप हमारे इस चैनल पर देख सकते हो, यूट्यूब के और फेसबुक पर भी ढूंढ सकते हो। आप जब सर्च करेंगे गुरदीप सिंह, GURDEEP गुरदीप सिंह, और मेरा नाम निखिल सबलानी है, NIKHIL SABLANI है, तो आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे। तो जब तक वो नहीं आते दोस्तों, आपसे कुछ गुफ्तगू की जाए। मुझे लगा आज दिनांक है 23 फरवरी 2025। बहुत से ऐसे मुद्दे जो कि हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखे और आप भी देख रहे हैं। खास करके जो एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है वो है विदेशी फंडिंग का, कि बाहर से और विशेषकर अमेरिका से जो हमें फंडिंग मिलती है उसका किस तरह से उपयोग और दुरुपयोग किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बता देता हूँ कि भारत के कानून के अंतर्गत बाहर से आप पैसा लेकर नहीं आ सकते राजनीति के लिए या तख्ता पलट करने के लिए। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो खड़ा हो गया वो ये है कि जो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, किरण बेदी और RSS द्वारा समर्थित जो आंदोलन शुरू हुआ था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, क्या इस आंदोलन के अंदर अमेरिका से जो पैसे आए थे वो इस आंदोलन में लगाए गए? कांग्रेस ने बहुत सारे प्रश्न उठाए हैं। हालांकि आपको एक बात समझनी है कि फंडिंग आती रहती है, और सिर्फ अमेरिका से नहीं, जापान से भी फंडिंग काफ़ी आती है। दिल्ली में एक अस्पताल है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, आपने सुना होगा, जिसका नाम इन्होंने बदलकर कुछ कलावती ऐसा कुछ रख दिया है। तो उसकी जो फंडिंग आई वो भी जापान से आई है। तो फंडिंग आना और संस्थाओं में लगना ये एक अलग काम है। लेकिन अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि जो फंडिंग आती है इससे ना केवल तख्तापलट होना एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम है, जबकि सबसे बड़ा जो इसका दुष्परिणाम है वो ये है कि हम पहले ये समझे कि ये फंडिंग क्या है। अब एक बात यह है कि भारत का जो पहला IIT स्थापित हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ, संस्था इंजीनियरिंग की थी, 50 के दशक के शुरुआत में ही इसकी स्थापना करी गई और इसके अंदर भी फंडिंग अमेरिका से आई। अब बात ये सोचने की है कि ये फंडिंग है क्या, और ये लोग फंडिंग क्यों देते हैं, और क्या सीधा इस फंडिंग से, अगर हम तख्तापलट की बात भी ना करें, तो क्या इस फंडिंग से कोई दुष्परिणाम हमारे निकल के आते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये अब आप लोगों को बात समझनी है। देखिए, हमारे भारत के अंदर जब ये IIT स्थापित हुआ, अब ये है कि प्रश्न ये उठता है कि IIT क्यों स्थापित किया गया। क्या IIT के पीछे ये कारण था कि हम जो तकनीक थी उसके अंदर विकसित हो? तो तकनीक के अंदर विकसित होने के लिए हमने विदेश से फंडिंग क्यों ली? बात यह है, इस IIT में 10 साल तक कोई भी जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखा गया, मतलब सीधा प्रवेश दिया गया। तो ये जो फंडिंग आती है ये, तो यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ पर जो है 10 साल तक सीधा एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ, कोई डायरेक्ट एंट्री हुई। तो ये जो डेवलप हुआ, क्या इससे क्या भारत सही में मतलब तकनीकी रूप से विकसित हो गया? अब प्रश्न ये उठता है, IIT तो खुल गया इतने साल पहले और IIT में निरंतर लोग जाते रहे, अब वो जाके जो है विदेश जाते रहे। तो हमने जो IITN बनाया वो क्या देश के लिए बनाया या विदेश के लिए बनाया? तो इससे फायदा किसका हुआ? मूल बात यह है समझने की। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं अर्थशास्त्र का जो अध्ययन कर रहा हूँ, मैं आपको बड़ी मोटी मोटी और सीधी बात बताता हूँ। भारत में लोगों को बहुत सारा भ्रम है, विदेशी फंडिंग आएगी, विदेशी फंडिंग आएगी, है फॉरेन एक्सचेंज आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ और समझाता हूँ। अब आप, ये मोटी बात मैं आपको बता रहा हूँ। पूंजीवादी व्यवस्था में आक्रमण, जैसे पहले देशों पे युद्ध होता था और कोई आक्रमण किया जाता था, पूंजीवादी व्यवस्था में ये जो निवेश और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ये ही वो सैनिक है जो आ रहे हैं। ये सैनिक ही वो निवेश है जो आ रहे हैं। और ये आपकी जो व्यवस्था है
ये निवेश कुछ नहीं होता, ये आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसको परिवर्तित करने के लिए आते हैं। और उस परिवर्तन के अंदर हम बहुत सारी चीजें देश की दे देते हैं और हमारी बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी मार पड़ती है, वो सबसे बड़ी मार पड़ती है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि हम तकनीक के चक्कर में जाते रहे, हमारी कोई तकनीक तो डेवलप हुई नहीं। और ऊपर से हुआ यूं कि जो हमारी जो कृषि थी, जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो भी बिल्कुल खत्म हो गई। अब हम बीच के अंदर रह गए, ना हमारी कृषि सही चल रही है, ना हम तकनीक पे। आज हमारे भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण है, जो मशीन निर्माण होता है, वो भी एकदम चौपट हो गया है। तो हमारे साथ अब मीटिंग में आ रहे हैं माननीय गुरदीप सिंह जी। सर आपका स्वागत है। मैंने मीटिंग शुरू कर ली थी, कार्यक्रम शुरू कर लिया था। बहुत कम समय है, मैंने चर्चा छेड़ी थी विदेशी जो निवेश होता है उसकी भारत में। तो जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय सर, जय गुरुदेव। तो सर, जय भीम। हम ये देखते हैं कि जब मेरा ये कहना है कि जो मैंने जब दर्शकों को बात बताई कि जो निवेश होता है, ये निवेश असल में एक अतिक्रमण होता है, एक आक्रमण होता है, विदेशी पूंजी का एक आक्रमण होता है। और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जो भारत की या किसी भी देश में जहाँ भी निवेश आता है वहाँ की अर्थव्यवस्था को बदल दे और विदेश के हिसाब से हम करें। इसके अंदर आप, क्योंकि पंजाब पटियाला से हैं, मैं आपसे सबसे पहले ये बात पूछना चाहता हूँ कि जितना भी ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो भी हमने मशीनीकरण किया खास करके पंजाब में, और जो यहाँ पर हरित क्रांति हुई और जहाँ का किसान बहुत ही आगे बढ़ा, क्या लगता है आपके इसके दूरगामी परिणाम क्या रहे? ये ट्रैक्टर, फर्टिलाइजर और इन सब से क्या आज जो आप देखते हैं, क्या खेती उठ रही है या खेती गिर रही है? अगर ये उठ रही होती तब तो मेरे हिसाब से इसे उठना चाहिए था। पर आपने क्या देखा वहां पर, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? पंजाब की जो प्रॉब्लम है ना, अ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जे इसके काफी कारण हैं, क्योंकि हमारा जो सब तो मेन प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल सिस्टम है। क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारे जो संगठन हैं, जो सरकार की नीतियां हैं, उन पे इंटरफेयर करते हैं। सर किस तरह क्योंकि क्रिटिकल, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्रिटिकल सिस्टम या एग्रीकल्चर, कैसे क्रिटिकल सिस्टम मतलब? क्योंकि पॉलिटिकल हमारे संगठनों पॉलिटिकल। पे, किसानों पे इतना प्रेशर है। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम है जो सिर्फ मेन जो प्रॉब्लम है वो वही है। क्योंकि हर एक को सत्ता की लगी रहती है, नफे नुकसान नहीं सोचते। क्यों, जब सत्ता आ जाती है, जो संगठन वाले लोग होते हैं या पार्टी वाले लोग होते हैं पहले कुछ और बोलते हैं। जब आ जाती है सत्ता ना, फिर हम हमारी भी प्रॉब्लम हो जाती है साथ में। क्योंकि उनके पास पावर आ जाती है। हम कल्ला एक बिजनेस या मशीन की प्रॉब्लम नहीं, फिर हमारे निजी स्वार्थ भी जुड़ जाते हैं वहां, बच्चे के या और कोई और इनिया सरकारी पॉलिसियां होती हैं भी। हम क्रिटिकल किसी आगू के जिसके पास पावर है वो बोलता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर ये जो आपका मेन एजेंडा है ना, मेन बात है, ये पीछे छूट जाती है। क्योंकि जो किरत करता है, जो कमाई करता है, जो या खेती करता है या लेबर करता है या मशीनीकरण करता है, उसका उसको योग सही समय पर मुआवजा तो मिलता नहीं। अगर उनकी सही कीमत समय पर उनको मिल जाए तो फिर स्थिति कुछ और होगी। सो इसके किसान की या आपने कहा कि सही समय पर मुआवजा नहीं मिलता। अब ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, जिसको अंग्रेजी में बताते, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आई थिंक, एक्सप्रोप्रिएशन। तो मैं लोगों को समझाता हूँ। 250 साल पुरानी किताब मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, एडम स्मिथ,
जो कि फादर ऑफ इकोनॉमी कहे जाते हैं, अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। हालांकि उनसे पहले भी बड़े अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री हुए जिनसे डॉक्टर अम्बेडकर जी बहुत प्रभावित हुए। तो ये जो सर बात कर रहे हैं, जिसे हमारे भारत में बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मुआवजा, किसान खेती करता है, वो जमीन के अंदर श्रम करता है, लोगों को रोजगार देता है, उसके ऊपर कई बार बारिश की मार पड़ती है, कई बार तूफान की, कई बार ओलों की मार पड़ती है, लेकिन वो सिर्फ अन्नदाता नहीं है। लोग कहते हैं अन्नदाता, ये सारी की सारी इंडस्ट्री किसानों के ऊपर चल रही है, ये सारी इंडस्ट्री जंगलों के ऊपर चल रही है, ये सारी इंडस्ट्री पशुपालकों के ऊपर चल रही है, क्योंकि सारा जो कच्चा माल है हमारे उपयोग का, सिर्फ खाने का नहीं, ये पहनने के कपड़े, फर्नीचर, और इसके अलावा कई तरह के जो प्लास्टिक है। बहुत लोगों को लगता होगा प्लास्टिक केवल पेट्रोल से बनता है, लेकिन एक कई तरह के प्लास्टिक बनते हैं हमारे पेड़ों से। और साथ ही साथ जो पशु है, पशुओं की जो चर्बी है उसका बहुत व्यापक स्तर पे, मोमबत्तियां भी चर्बी से बनती है, साबुन में चर्बी जाती है, जूते की पॉलिश में, वैक्स में, ग्रीस में, कई जगह पे पशुओं की चर्बी जाती है। मांस खाने का एक नहीं है, और उनके चमड़े का भी प्रयोग होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिसे हम शहरीकरण या औद्योगिकीकरण बोलते हैं, आपने डिजिटल के ऊपर AI विकसित कर लिया, आपने डिजिटल पे इंटरनेट विकसित कर लिया, लेकिन एक्चुअल जो चीजें जाएंगी, वो चीजों के लिए कच्चा माल तो कहाँ से आएगा? वो तो या तो जंगलों से आएगा, पहाड़ों से आएगा, या खेत से आएगा। तो ये जो बात है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्रोप्रिएशन, एक्सप्रोप्रिएशन क्या होता है? सरकार पैसा देकर, मिनिमम पैसा मतलब मिनिमम नहीं बल्कि एक पैसा देकर वो उसको कर लेती है, ले लेती है, और उसे आगे लोगों में बांटती है। बात ये है सर, आपने जो बात करी, हम ये देखते हैं कि बड़े उद्योगपतियों को हम जो है ना, निरंतर सरकारें मोटा मोटा पैसा उठा के देती रही, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इन उद्योगों के ऊपर चलती थी, वो तो चौपट हो गई है, क्योंकि हम सब कुछ चीन से ले रहे हैं। तो इसमें ये तो सरकार की कमी है ना। आपने कहा केवल पॉलिटिकल या लोगों का स्वार्थ है, लेकिन ये तो जो सरकार की जो नीतियां रही, इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश करी, लेकिन हम अब मैं आप लोगों को यही अगर बात एक बात और बताता हूँ कि जो हमारे जो भारत है ना, ये तो कृषि के ऊपर चलता था, और कृषि से संबंधित जो छोटे हाथ के काम होते थे, उससे हम पूरा काम कर लेते थे। तो ये जो पैसा मोटा मोटा उठा के बड़े बड़े पूंजीपतियों को इस्पात के लिए, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग को जो दिया जाता है, ये पैसा, ये बात समझने की कि ये पैसा आता कहाँ से है, ये बात समझने की है, ये पैसा कृषि से आता है। इस पैसे पर सबसे पहला हक जो है वो किसानों के ऊपर होता है, लेकिन किसानों को वो हक नहीं दिया जाता सर। ये बात आप ये बताइए कि अब किसानों की हालत कैसी है वहां पर, मौजूदा हालात कैसे किसानों के? ये जो आपने बताया सर, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, हमारा किसान अब MSP मांग रहा है, लेकिन वो घर बार छोड़कर सड़क में बैठा है। लेकिन MSP किसने देना है? सरकार ने देना है। लेकिन जो हमारे पंजाब में पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, किसान सड़क पे क्यों आए? सरकार खुद किसान क्यों मांगे? सरकार से किसान क्यों कहे भी हमको MSP मिलनी चाहिए? क्योंकि पंजाब का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो क्यों नहीं मांगते किसानों के लिए MSP? वो आप तो अपना तोरी फुटकर चला रहे हैं। जो पॉलिटिकल लोग हैं पंजाब के, कांग्रेस के हों, BJP के हों, अकाली दल के हों, किसी भी सियासी पार्टी के हों, वो सरकार से वो आंदोलन क्यों नहीं करते? उनको चाहिए किसान खेत में काम करे, मजदूर खेत में काम करे, वो घर पर छोड़कर। क्या फिर इसको आप क्या मानते हो? ये पॉलिटिकली प्रॉब्लम है। तो इस करके किसान किसान पैदावार करना किसान का काम है, लेकिन किसान ने पैदावार छोड़कर वो सड़क पर बैठा है कि सरकार, केंद्र सरकार ने देना है। तो केंद्र सरकार को चाहिए, ऐसे करके इसका मूल कारण तो पॉलिटिकल सिस्टम ही है, जैसा हमको नजर आ रहा है। क्योंकि पॉलिटिकल लोग हमारे नेता हैं, हम उनको वोट करते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं,
क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती नहीं भी कौन से वर्ग को क्या चाहिए? ये तो बनती है ना। जब हम खेत में काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, किसानी का काम करते हैं, हम पैदावार करें, पैदावार छोड़ के फिर हम सड़क पे आते हैं। लेकिन हमको जैसा हमको लगता है भी किसान को खुद सड़क पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम करे, पैदावार करे, उसकी पैदावार की जिम्मेवारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सरकार उठाए। लेकिन जहां से जब किसान को प्रॉब्लम आती है, जैसे आपने बताया भी किसानी के सिर पर ही सारा देश का ताना बना कारोबार चलता है, फिर आप यही तो महसूस कर रहे हैं भी जब किसानी में गिरावट आ रही है, एक किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाहता, तो फिर किसका कसूर है? अगर जो लाहेबंद धंधा होता, या इन पे जो हमारी जरूरतें पूरी होती, या जो हम काम कर रहे हैं उसका हमको सही समय पर मिले उसकी कीमत, तो फिर एक बात ये भी कहना सर, अगर जो जो हमारे देश में अब तक जो भी धन या जो भी पूंजी संपदा देखी जो पैदा होती है, लोगों को ये बात समझने की है, जितना भी शहरीकरण और मैन्युफैक्चरिंग है ना, इसकी पूरी सपोर्ट, इसका पूरा जो सपोर्ट है, उसका जो दामोदार है, उसका पूरा सपोर्ट जो है वो किसानों के बलबूते होता है। रॉ मटेरियल, कच्चा माल, और साथ में श्रम, और बहुत से श्रमिक जो कि किसान छोड़कर आते हैं। तो ये सारा जो अर्थव्यवस्था है ना, जो शहरीकरण की है, ये पूरी निर्भर करती है किसानी पर, खेती पर, जंगलों पर, और पशुपालन के ऊपर। ये एडम स्मिथ कहते हैं कि ये तो इन किसानों के नौकर हैं। ये पूरी जो क्योंकि अगर ये किसान नहीं हो, अगर ये भोजन ना दे, अगर किसान रॉ मटेरियल, कच्चा माल ना दे, तो ये किस तरह के एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या शहरों में खाएंगे, क्या काम करेंगे, क्या बनाएंगे? अब बात ये आती है, लेकिन अगर आप देश की पूंजी उठाकर फिर इनके अंदर देते हैं, इन शहरों में, इन आधुनिकीकरण के अंदर लगाते हैं, अगर आप अपनी पूंजी यहां लगा देती है सरकार, तो ये अपने आप कृषि को डिवैल्यूएट कर देती है, उसकी वैल्यू घटा देती है। उसकी कृषि की वैल्यू घटने से वहां का जो उत्पादन है उसके दाम घट जाते हैं, उसके दाम घटने से फिर वहां से किसानी लोग छोड़ने लगते हैं। तो ये सरकार की कमी हुई ना सर, कि वो जो भी देश फिर की यही पैसा है उठा उठा के बड़े यही बड़े बात है ना। मैन्युफैक्चरिंग को देती है शहरों में। हम हम भी यही तो बता रहे हैं, प्रॉब्लम सरकार में है, किसान में नहीं है। क्योंकि किसान करे तो क्या करे? ये तो बताओ ना, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो किसान करना चाहता है, कर रहा है, उसका एवज क्या मिल रहा है? उन्हें एक सब्जी है, कोई भी ला लो, खेती बाड़ी का सब्जी है, गेहूं है, जो भी है, वो जब किसान के हाथ से निकल जाता है तो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये प्रॉब्लम तो सरकार में है ना। लेकिन किसान, जैसे आपने अपने जो एग्रीकल्चर पे वो शर्मा जी, उनका इंटरव्यू भी चलता है, लेकिन जो जो कारपोरेट घराने हैं, जो जो किसी की बात नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं, जब चाहे माल रोक देते हैं, जब मर्जी अपना रेट बढ़ा लेते हैं। कारपोरेट घरानों ने कब कब धरना दिया, कब मांगा सरकार से भी हमारा ऋण माफ कर दो? लेकिन जो किसानों पे कर्जा है, जो चलो प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, किसान पे जो कर्जा है उसको तो सरकार उस कारपोरेट को माफ कर सकती है, तो कानून ला तो एक ही है ना। वो तो मांगते भी नहीं भी हमारा कर्जा माफ करो, उनका तब भी हो जाता है। जो सड़कों पे घिस रहे हैं, लड़ रहे हैं, काम धंधा छोड़ कर बैठे हैं सड़कों पे, उनका ऋण माफ नहीं होता। क्योंकि जो डिवाइडेशन है ना, इसका पॉलिटिकल ताना बाना ही है सारा, जो पार्टियां पॉलिटिकल ताने बाने में उलझा के, देखो एक सीधी सी बात है, हमको ये समझ आ रही है
जो हमारे नेता लोग हैं, हम नेता चुनते हैं, बेशक वो रूलिंग में हो या विरोध में हो, उनका क्या दायित्व बनता है? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं और मैं बनती। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ऐसे करके भी हर हर पॉलिटिकल हर एक हर पॉलिटिकल आदमी, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता तोल मोल करता है कि हम कैसे बात करें, किससे करें, ताकि हमारा जो वोट का सिस्टम है वो दूसरी पार्टी से बढ़ जाए। साथ जो सच होता है वो कड़वा होता है, क्योंकि पॉलिटिकल लोग सच को ना बोलते हैं, ना समझते हैं, ना मानते हैं। मेरे को ये लगता है, मैं साफ बोल रहा हूं, आपने बोल दिया भी सरकार में प्रॉब्लम है, यही तो मैं बोल रहा हूं। लेकिन सरकार को कौन 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 सरकार, जो एक सरकार है उसको कौन क्या करेगा, क्योंकि सरकार के पास पावर है। ये सरकार को सोचना चाहिए भी हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के लोग हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्योंकि अन्नदाता 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 बोल के क्या काम चल जाएगा? अन्नदाता बोल के क्या उनका पेट भर जाएगा? ये भी एक पॉलिटिकल सूबा है, छोड़ देते हैं। हमको लगता है भी हमको कितना अच्छा बोलते हैं, भी हम अन्न पैदा करते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम इस क्षेत्र में है, काम करना हमारा कर्म है। हम खेती नहीं, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी में रहते हैं, खेती बाड़ी का ही खाते हैं, लेकिन हम उसको छोड़े तो कैसे छोड़े? तो यही प्रॉब्लम है अभी। सरकार को इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि किसान कला किसान नहीं, जैसे आपने बोला, किसान के साथ ही हमारा ताना बाना काफी जुड़ा हुआ है। अगर किसान कमजोर होगा, किसान को समस्या आएगी, तो फिर दूसरे मजदूर वर्ग को भी समस्या आएगी, व्यापारी वर्ग को भी समस्या, जो छोटे लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, समस्या उनको आती है। लेकिन जो बड़े कारपोरेट घराने हैं वो तो, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका सरकार पूरा ध्यान रखती है। तो यही है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है भी, जैसे मैं यहाँ कारपोरेट पर घरानों का मैं यहाँ पर सरकार। सर एक 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 कंडीशन रखता हूँ। आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गया है। हम लोग चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं या दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं देश के लोगों से और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, जिस दिन इस देश के लोगों ने खेती करनी छोड़ दी, तो ये जो इम्पोर्ट आज बाहर बाहर से कर रहे हैं, ये इम्पोर्ट जो बाहर से करते हैं, 10 रुपए की चीज कर कर यहाँ पर 100 रुपए में बेचते हैं। तो जो 90 रुपए मुनाफा आता है, वो आता है किसान के यहाँ से। जो किसान का प्रोडक्ट होता है उससे वो मुनाफा आता है। लेकिन अगर कल को किसान भी खेती करना छोड़ देंगे, पशुपालक पशु पालना छोड़ देंगे, तो ये जो आज 10 रुपए का बाहर से खरीद के 100 रुपए का बेच रहे हैं, ये किसको बेचेंगे? क्या ये फिर क्या 10 रुपए में इनको बाहर से क्या राशन ये मिल जाएगा? इनको क्या चीन से खाने के सामान, लकड़ी, पशु सब चीन से आ जाएगा क्या? फिर क्या देश की अर्थव्यवस्था होगी? सर यही तो बात है, क्योंकि किसान में चेतना आ रही है। जो भी कोई काम कर रहा है, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, वो चेतना आने से, अवेयरनेस आने से उनको वो अब पता चल रहा है भी हमको हमारी जो फसल है उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा, इसे करके तो बोल रहे हैं। ये समस्या तो फिर सरकार में है ना यार। सरकार इसके बारे में क्यों नहीं सोचती? सरकार को ही सोचना चाहिए। सब चलो, सरकार की प्रॉब्लम है, सरकार इसका पॉलिटिकल, इस पे पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि उनको दूसरे जो लोग हैं, क्योंकि किसान वर्ग कम है, दूसरा वर्ग ज्यादा है, वो इससे भी पॉलिटिक्स हो रही है भी। किसान, अगर किसान की बात सरकार मान लेती है, सरकार को लगता है भी जो दूसरा इतना बड़ा वर्ग है वो हमारे को वोट नहीं देगा। किसान सिर्फ किसान बोल रहे हैं जितना नजर आ रहा है इतना नहीं है, लेकिन बता चढ़ाकर, क्योंकि किसान जो कोई भी है परिवार में भी लड़ेगा ना, कोई अपना हक मांगेगा तो नेचुरली है बुरा लगेगा हो। ये क्यों लड़ता है, क्यों बोलता है? जैसे हम चला रहे हैं वैसे चले। हूं यही यही प्रॉब्लम है। अच्छा फिर डिस्कस क्यों नहीं करते?
इस विषय ते जे इतनी बड़ी प्रॉब्लम जे ना हो गए किसान की ना हूँ देखो बिहार का किसान नहीं बोलता, उड़ीसा का किसान नहीं बोलता, क्योंकि उनको उन लोगों को सरकार की पॉलिसी ने खत्म कर दिया। उनको उनको उन उनके अर्थ देखो, क्योंकि उनके पास छोटे छोटे खेत हैं, थोड़ा थोड़ा काम खाने जो का काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा करते हैं वो एक बारी आता है अपनी मर्जी से घर से उठा के ले जाता है। हूँ आपको याद होगा बिहार से उत्तराखंड वगैरह से दूसरी स्टेटों से झारखंड से धान के ट्रक आते हैं बड़े बड़े, पंजाब में खड़े भी जाते हैं क्योंकि पंजाब में एमएसपी है, दूसरे सूबों में नहीं है। वहां सस्ती लाकर जो कारपोरेट बड़े लोग हैं वो पंजाब में आकर मंडी में शेयर करते हैं, और उनको रोकेगा उन जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, उनका उनसे साथ सांठ-गांठ चलता है, लेन देन चलता है। हूँ जब लाश चलेगा इस करके किसानों ने कई बड़े मतलब जो ट्राले होते हैं जिन पे हजारों बोरी धान की लादी जाती है, पकड़े भी नहीं, उनका तो सबूत भी नहीं, क्योंकि वहां से 1000 रुपये क्विंटल लेकर पंजाब में एमएसपी है धान पे, यहाँ 2200-2100 में रेट है। दसो फिर जिसने आज 1000 रुपये लेकर 100 रुपया ऊपर खर्चा लाकर उसको सीधी डबल फायदा हो रहा है, क्योंकि इस उन लोगों के साथ सरकार जुड़ी हुई है, उन लोगों को मालामाल करती है जो कमा रहा है, जो बिहार वाले लोग हैं जिसके पास उनने आग वो लोग नहीं बोल सकते, वो नहीं कहेंगे भी धान का रेट 2200 है, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर ले जो वो कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई प्रबंध सिस्टम नहीं, सरकार उनको कुछ सपोर्ट नहीं करती। इस करके व्यापारी अपना रेट लगाता है, बड़े बड़े कारपोरेट कराने अपना रेट लगाते हैं, वहां उठा लेते हैं, तो फिर बड़े बड़े ट्राले भरते हैं, जहां हरियाणा में ले जो कुछ जहां एमएसपी है। ऐसे करके प्रॉब्लम है किसान को, किसान इतना बड़ा नहीं है। जो वहां का उत्पादन होता है वो पंजाब और हरियाणा में आता है, और यहाँ पर उनको एमएसपी मिलता है, वहां नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, वहां एमएसपी है नहीं, धान पे गेहूं पे यही हम बोल रहे हैं, हमारा और ये किसान लेके आते हैं, ये लेके आने वाले पंजाब बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं। बिल्कुल, और क्या कहो फिर उनको जो 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 बिहार वाले लोग हैं जिनके पास 100 क्विंटल होगा वो कैसे लेके आएगा, 50 क्विंटल कैसे लेके आएगा, जितना लेके गया उतना उसको खर्चा पड़ जाएगा। क्यों जो बड़ा व्यापारी है वो उनकी मजबूरी का यहाँ पर भी तो सब फायदा यहाँ लाभ के उठाता जो है। स्थायी किसान हैं, यहाँ के जो लोकल किसान हैं, उनके थ्रू ही बेचते होंगे ना, लोकल किसान अपना बताते होंगे ना बाहर के सामान को। किसान को आही बात फिर पॉलिटिकल सत्ता में आ जाती है, पॉलिटिकल सिस्टम में जो उरे का पंजाब का ताना मारा है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है आप मेरे को एक वो बात उन बताइए, कारपोरेट जो लोगों बाहर को। से ये लेकर आते हैं, बाहर का मान लीजिए बिहार का अगर देकर आए पंजाब, तो जो ये बेचते होंगे तो ये तो वहाँ के जो लोकल जो रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उनके थ्रू ही तो बेचते होंगे ना, एमएसपी उन्हीं के थ्रू मिलता होगा ना। वही तो वही तो वही तो हम बोल रहे हैं, वो तो आरती के पास आएगा ना, किसान के पास थोड़ा आएगा, किसान आरती ये तो आरती डायरेक्ट के जुड़ पास, जाएगा उनके आरती साथ। आरती के उसके पास जो आता है, जो भी तो वो हर एमएसपी बांटने का जो जिम्मा होता है उसमें तो कोई सरकारी एम्प्लॉय होता होगा ना, वो निर्धारित करता होगा ना। लेकिन वो कैसे निर्धारित करता है कि भैया ये जो सामान आ रहा है, जो मान लीजिए आ रहा है, ये यहाँ का आप लोकल है, लोकल उपज है या बाहर की उपज आई है। हम समझ रहे हैं बात। जब आरत वाली दुकान पे आरती से मिलकर गहन सामान पहुंच गया फिर कुछ भी हो सकता है, किसान क्या करेगा वहां, क्योंकि आरती आरती ने वो करना ना, आरती के पास आएगा,
वो किसी भी किसान का नाम ले देगा, वो अपना खुद भी कह देगा मैंने डायरेक्ट किसान से मतलब ले ली है। किसानों का जो किसान कार्ड वो वगैरह कुछ यही है, ये कुछ उसका वो प्रूफ यही नहीं है कि इस किसान का यही है, बड़ा धंधा। उसकी कितनी जमीन है, इतना ये कोई रिकॉर्ड नहीं है बहुत उसका कि कितनी कितनी जमीन है, इतनी पैदावार ये होती कहो है। आगे ये ही सर नेक्सस है, बड़ा नेक्सस। रिकॉर्ड जितने रिकॉर्ड सब कुछ होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है? नेक्सस, पूरा नेक्सस जुड़ा हुआ है। आप दूर ना जाओ, किसान की बात छोड़ दो, मजदूर की बात ले लो। जो मजदूर के लिए खाना आता है, जब मजदूर के लिए आप जो कणक आती है, जो 2 रुपए किलो वाली आती है, उसमें भी ऐसा होता है। जो स्कूलों में आ रहा है, जो बच्चों के लिए बांटा जाता है, जो गरीबों की पॉलिसी है, उससे भी खिलवाड़ होता है। उसका जैसे उनकी क्वालिटी ग्राउंड क्वालिटी होती है, देखने को पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। देखो बेईमान जो है वो हर जगह फैला हुआ है। करप्शन जो है, हर आदमी लगभग करप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। हूँ एक आदमी बोल कर क्या कहे तोड़ दे, ठीक है। हूँ बिहार से आ रही है, धान आ रहा है, वो कितने बॉर्डर क्रॉस करती है? नेक्सस नेक्सस के बिना आ सकता है? किसी के नाम पे दे तो हमारा जो अपना हमारा फूड सप्लाई मंत्री था, लेकिन उनके ऊपर भी गाज गिरी थी जो पिछली बार रहा था। लेकिन क्योंकि क्या डायरेक्टर तो कोई इन्वॉल्व नहीं हो सकता, ला है जो कानून है वो सबूत की चलता नहीं, तो छोड़ेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो पॉलिटिकल सिस्टम पावर फिर उनके पास है, वो उसको कंट्रोल कर देते हैं। हमने आगे आंखों से देखा है, मैं मीडिया में भी आ जाता है, पेपर में भी आ जाता है, कि दूसरे दिन फिर खुर्द हो जाता है कि और क्या करे। सो इस करके अगर सरकार चाहे, देखो किसान मेहनत करता है, फसल बीजता है, बोता है, उगाता है, काटता है, कितनी 6 महीने में, फिर जब उनको उसका सही मूल्य कीमत ना मिले तो फिर वो क्या कहेगा? पर इतने थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे किसानों को हमारे पॉलिटिकल लोगों के मार्ग पड़ना चाहिए केंद्र सरकार की बजाय, क्योंकि पॉलिटिकल लोग केंद्र से लड़े, हमारे लोग ना लड़े। क्योंकि इसको हम पॉलिटिक्स मानते हैं, बीजे बड़ी पॉलिटिक्स पार्टियों का है, सारे के कीर्त करने वाले को जो काम कर रहा है उसको कंपेल कर रहे हैं भी आप काम करते रहो, हम ले खाते रहें। बहुत बड़ा ही नेक्सस है। तो ऐसे करके हम आपको यही बता रहे हैं कि जब इनको सारे सिस्टम को हम देखेंगे तो इसकी कटहरे में फिर सरकार ही आती है, क्योंकि सरकार हम किस काम के लिए बनाते हैं? सरकार को महकमा है, सरकार को अफसर है, सरकार उन्होंने बार बार यही बात करते हैं हम इसलिए जब क्योंकि ये भी एक बिना बिना ला के बिना कानून के पंजाब हरियाणा में भी कारपोरेट घरानों में अपनी हूँ हम का हमारा गेहूं है 1000 रुपए में बिकता है, तो मेरे को मैसेज आएगा भी हम 1500 से ले लेंगे आपका, हमारे पास पहुंचा दो, हम पहुंचा देंगे, हम भी लालच करेंगे, लेकिन दूसरे किसानों को हम बताएंगे नहीं। ये भी हो रहा है। लेकिन हकीकत जो है, जो किरत करने वाला है, जो किरत करता है, जो कमाने वाला है, जो पैदा करने वाला है, पहले उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसको कमाने वाला, उगाने वाला, पैदा करने वाले को उसका सही दाम नहीं मिल रहा। चलो जो दाम सरकार ने सही नहीं देना, तो और भी
और भी कारण हो सकते हैं, और तरीके भी सरकार उनको, उनके परिवार को अडॉप्ट कर सकती है, उनके बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, उनको एक नौकरी जरूरी हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। जैसे 500 रुपया सरकार किसानों को दे रही है, 500 रुपया महीना, उसको बढ़ाया जा सकता है। एक महीने का 500 रुपया किसान के पास आता है, लेकिन वो ये भी तो पॉलिटिक्स है। लेकिन आपको मालूम है, तो पिछली बार संसद में हुई, चली भी थी भी, इनको बढ़ाकर, जैसे हम 18,000 रुपया, 6,000 रुपया आता है, 500 रुपये महीने में 1 साल का 6,000 रुपया आता है। तो सरकार ने कमेटी बनाई थी, सरकार ने बोला भी इनको 6,000 से 20,000 किया जाए, जो मतलब हम महीने का 500 रुपया देते हैं, इनको बढ़ाया जाए, सर 1,500 रुपया किया जाए। यहाँ पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ये 500 रुपया महीना, 1,000 रुपया महीना, 2,000 रुपया महीना, ये तो लाखों करोड़ रुपया उठा उठा के मैन्युफैक्चरिंग को देते हैं। मैं सर समय कम है, मैं एक छोटी सी बात सबको, आपको और दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए हमारा जो देश की जो इकोनॉमी चल रही है, जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, ये अंग्रेज जो स्थापित करके गए, हमने उसी अर्थव्यवस्था को आगे जारी रखा है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी की, राजनीतिक अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था है। अब लेकिन इस अर्थव्यवस्था को समझना जरूरी है, और इसकी समझ हमें नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ना समझ है, जिन्होंने इस अर्थव्यवस्था को बनाया है उनकी भी नासमझी है। नासमझी क्यों है? क्योंकि सब लोग पुरानी किताबें तो पढ़ते नहीं है, पुराने अर्थशास्त्र भी पढ़ते नहीं है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का इतिहास है वो कोई पढ़ता नहीं है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं वहां पर अमेरिका की, भैया भैया मैं टैरिफ लगा दूंगा, और भारत में हम देखते हैं कि हमने बड़े सारे टैरिफ लगा रखे हैं ऑलरेडी। तो ना तो उनको पता है ना हमें पता है। देखिए जब ये पॉलिटिकल इकोनॉमी आई, इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह किया। हमारा भारत के अंदर हाथों से चीज होती 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 थी, और कृषि और हस्तकला आपस में बहुत जुड़े हुए थे। उसके बलबूते पे हमारे भारत का दुनिया के अंदर 300 साल पहले, जो हमारा भारत जो बेचता था पूरी दुनिया में, आज चाइना दुनिया का 30% सामान बेच रहा है। जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है उसमें 30% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना की है। भारत की जो जीडीपी थी आज से 300 साल पहले, उसमें 23% भाग, लगभग एक चौथाई सामान जो दुनिया इस्तेमाल करती थी वो भारत बेचता था, और कोई वो मशीनों से नहीं बेचता था। लेकिन वो पूरा सिस्टम तहस नहस कर दिया, मशीनीकरण लेकर आए। लेकिन समस्या ये है कि इस मशीनीकरण के भी जो पहलू थे हमने उनको भी ढंग से नहीं समझा। ये दुनिया के देशों को दो भागों में बांटता है पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस बात को समझने की है। एक वो देश जो मर्केंटाइल देश होते हैं। मर्केंटाइल देश कौन से होते हैं? जो इनकी अपनी खेती नहीं होती या खेती नहीं कर सकते, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं चीजों की। दूसरे लैंडेड देश, भूमि वाले भूमिवान देश होते हैं, जैसे कि भारत है, जो कि खेती कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं। अब इन्होंने जो सिस्टम लागू किया वो क्या किया कि जो मर्केंटाइल देश है, वो मैन्युफैक्चरिंग देश है, वहां तो मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन वहां के लिए जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ से जाएगा। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज लगाना चाहें, क्या उसकी जरूरत है? क्या हम उसको सपोर्ट करके, जबरदस्ती सपोर्ट करके खड़ा कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं। हम इंडस्ट्रीज को कितना भी करते जाएं, वो उन देशों का मुकाबला नहीं कर सकती जो कि मैन्युफैक्चरिंग देश है। क्योंकि वो देश आज से नहीं, कई सालों से, सैकड़ों सालों से मैन्युफैक्चरिंग करते रहे, और क्योंकि उनकी जरूरत है कि वो मैन्युफैक्चरिंग करें, इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग देश है। तो हमारे जैसे देश के पास क्या रह जाता है? हमारे जैसे देश के पास जो चीज है वो है खेती, और ये बात हमको समझ नहीं आ रही, और हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भैया मैं तो टैरिफ लगा दूंगा अमेरिका के अंदर। लेकिन अब आप लोग को एक बात बताता हूँ, टैक्स, जीएसटी और टैरिफ, इनसे आप अपने ही देश के रुपए की, अपने ही देश की करेंसी की वैल्यू घटा देते हैं। फर्ज कर लीजिए एक चीज मुझे 100 रुपए की मिलती थी, अगर मेरे को वो मेरे देश में 120 रुपए की मिल रही है, तो मेरे जो देश के 100 रुपए उसकी वैल्यू आपने घटा दी। यही चीज टैरिफ के ऊपर होता है। मान लीजिए मेरे को अमेरिका में जैसे एक कार यहाँ 20 लाख की है, अगर मैं वैसी कार चाइना से लाता हूँ और उस पर मैं 100% टैरिफ लगाता हूँ, तो असल में जो मेरी वैल्यू है रुपए की यहाँ की, वो वैल्यू गिर जाती है। ये एक गूढ़ रहस्य है जो हमारे पॉलिटिशियंस को और हमारे अर्थशास्त्रियों को भी नहीं पता। क्योंकि लोग डिग्री लेने जाते हैं, मैंने देखा है कि खाली बस डिग्री लेके आते हैं, गहराई में नहीं पढ़ते। तो अब हमारे भारत के पास, अगर हमें इस अर्थव्यवस्था में चलना है तो क्या चलना है? हमें इस अर्थव्यवस्था में ये करना था कि हमें यहाँ पर कृषि के अंदर निवेश करना था, कृषि को पैसा देना था,
किसानों को, एनिमल हस्बेंड्री को पैसा देना था, और हमने उल्टा किया। हमने किसको दिया? हमने टाटा को दिया, हमने बिरला को दिया, हम अंबानी को दे रहे हैं, हम अदानी को उठा के दे रहे हैं पैसा। सारा पैसा हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर दे रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह, जैसा कि अभी हरियाणा में है, ये स्मार्ट सिटीज, ये स्मार्ट सिटीज आप कैसे बनाओगे जब आपका जो अन्नदाता, जिसे आप कह देते हो, ये आपका उसके पास कुछ आपको देने के लिए वो छोड़ना चाहता है उस काम ये को, तो इन स्मार्ट सिटीज में आप क्या करोगे? ये किसको कुछ दो, कहाँ नहीं से इसके सर, लिए धन आएगा? जी सर। सर सर सरकार कुछ नहीं देना चाहती। पॉलिटिक्स होती है, प्रोपेगेंडे होते हैं। ये ट्रंप बोलता है, ये है वो है हमारे को, क्योंकि हमने पूरा प्री प्लान, हमारी सरकारों ने इस सारे सिस्टम को तहस नहस किया है। लेकिन हम लोग करें तो क्या करें? किसान के पास तो अभी भी कुछ ना कुछ है। हमारा मजदूर क्या करे? जिस मर्जी फैक्ट्री में चले जाओ आप, हमारे लिए कानून है, 8 घंटे का काम है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन उनका अपना रेट है। 8 घंटे का कोई सिस्टम नहीं रहा। 12 घंटे एक लेबर वाला काम करता है, जो 24 घंटे में एक फैक्ट्री में 300 बंदा काम करता है। 8 8 घंटे में 100 बंदे के आदमी की बारी आती है। लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन आदमी 300 की जगह 200, उनको 12 12 घंटे काम करना पड़ रहा है। ये जो उनको डीसी रेट बोलते हैं, जो सरकार का तय किया, अभी इस दाम से कम दे नहीं सकते, लेकिन उनको कम देते हैं। जो लेबर करने वाला, उनके साइन करा, दस्तखत करा लिए जाते हैं उसी उसी रेट पे, सरकार के रेट पे, क्योंकि उनको पता है। हमने, क्योंकि आपके पास समय कम है, हमने एक फैक्ट्री से बात की, वहां वो कहीं बोले भी हम 12 घंटे काम करते हैं। मैं भी हम हाई कोर्ट से ब्रंट अफसर लेकर आएंगे, आप उनके सामने बोल दोगे भी हम हमसे 12 घंटे काम लिया जाता है? जो हम कोई कोई बात है कोलो नहीं बनानी, सही बोलना है। जो जो आप वो जो बोलते हैं, आप जो वो आपको बोलते तनख्वाह हैं। मिलती है, जो आपको तनख्वाह मिलती है वो ही बताना कि जितना पैसा महीने का देते हैं, कितने घंटे काम होता है। लेकिन इतना सिस्टम तहस नहस हुआ है, सरकार इस सिस्टम को, जुम्मेवारी है, सरकार जुम्मेवार है, सारे सिस्टम को तहस नहस सरकार ही करना चाहती है। इस करके जो अशांति फैल रही है, जो लड़ाई झगड़े फैलते हैं, जब हम इनका एनालिसिस करते हैं तो सारी समस्या पॉलिटिक्स में ही निकलती है, लोगों को बदनाम किया जाता है। लेकिन हम जो मजदूर है वो किसान के खिलाफ बोलता है, मजदूर भी किसान के खिलाफ बोलता है, क्योंकि जिसके खिलाफ बोलना है, जी जो जड़ है। अगर सभी लोग, आपने पहले भी एक बार बोला था भी आप प्रोडक्शन बंद कर दो, पैदावार बंद कर दो, संभव है। ये ना बंद कर दो, लेकिन शहरों को क्राइसिस चालू इतना कर दो। हो, समाज में इतना क्राइसिस हो गया भी, समाज सरकार से लड़ने की बजाय, मांगने की बजाय, सरकार से आपस में लड़ता है। मजदूर को लगता है मेरे को किसान खा रहा है, किसान को लगता है मजदूर मेरे से ज्यादा मांग रहा है। लेकिन जो गल आ गई उसे, मैं इसका, मेरे को यही लगता है, अगर हमारे जो एक मिनट, हमारे जो नेता लोग हैं, अर्थव्यवस्था को समझना है, सरकार से भी संवाद करना है, और आपस में नहीं लड़ना है। समय सर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।